युद्ध में दो सुपरपावर्स अमेरिका और इस्राएल ईरान को हरा नहीं पाए और अब जैसे जैसे हम इस्लामाबाद की बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कूटनीतिक तौर पर ईरान नेतन्याहू को या ये कहा जाए अमेरिका को भी दुनिया भर में आइसोलेट कर रहे हैं, अलग थलग कर रहे हैं। मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि नेतन्याहू युद्ध विराम इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि युद्ध विराम हो जाएगा तो उनका जेल जाना तय है। और यहां पर वो नसीहत देते हैं अमेरिका को भी। कहीं ना कहीं ईरान अमेरिका और इस्राएल के बीच में भी खाई पैदा कर रहे हैं। और हां दोस्तों, एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। साउथ कोरिया जो है वो लगातार ईरान से बातचीत कर रहा है क्योंकि उसके कई शिप्स फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और इसी के चलते साउथ कोरिया का एक दूत ईरान जा रहा है। इसके मायनों को समझिए दोस्तों, यह कहीं ना कहीं जमीन तैयार कर देगा। तमाम जो देश हैं वो ईरान के साथ बातचीत करेंगे, लिहाजा अब अमेरिका के लिए ईरान पर दोबारा जंग थोपना मुश्किल हो जाएगा। मगर सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने हक का लेकर रहेंगे और हम जंग से नहीं डरते। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, इस्लामाबाद की बातचीत से पहले घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और ईरान डिप्लोमैटिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर अमेरिका और इस्राएल को पटखनी दे रहा है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा अब्बास अराक्ची के इस बयान की तरफ जो उन्होंने दिया है। गौर फरमाएं इनके एक एक शब्द पर। नेतन्याहू का आपराधिक मुकदमा रविवार से शुरू हो रहा है। अगर पूरे इलाके में सीज फायर हो जाता है जिसमें लेबनान भी शामिल हो तो उसके जेल जाने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। अगर अमेरिका नेतन्याहू को कूटनीति खत्म करने देता है और अपनी ही अर्थव्यवस्था को डुबोना चाहता है तो यह आखिरकार उसका अपना फैसला होगा। हमें लगता है कि यह बेवकूफी होगी, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। अब यहां पर अब्बास अराक्ची दो बातें कह रहे हैं। एक तो कहीं ना कहीं अमेरिका को नसीहत दे रहे हैं कि भाई तुम सुधर जाओ, तुम क्यों नेतन्याहू का साथ दे रहे हो, वो तुम्हारा ही नुकसान कर रहा है। और दूसरा, नेतन्याहू को ताना दे रहे हैं कि तुम जो लेबनान पर हमला कर रहे हो, जहां तुमने करीब 250 लोगों को मार दिया, इसके पीछे मकसद यह है कि तुम जेल नहीं जाना चाहते। अब मैं आपको बारीकी से समझाना चाहता हूं अब्बास अराक्ची ने दरअसल कहा क्या और इसके मायने क्या हैं। अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। नेतन्याहू के बारे में वो क्या इशारा कर रहे हैं। नेतन्याहू का मुकदमा बार बार राष्ट्रीय आपातकाल और युद्ध सुरक्षा हालात की वजह से टलता रहा है। जब वो कहते हैं कि पूरे इलाके में सीज फायर उसकी जेल जाने की रफ्तार बढ़ा देगा तो उनका मतलब है जैसे ही लड़ाई रुकेगी, इस्राएल की अदालतें, मीडिया और विपक्ष फिर से भ्रष्टाचार केस पर फोकस करेंगे, जिससे सजा या डील की संभावना बढ़ जाएगी और नेतन्याहू का करियर खत्म हो जाएगा। असली बात यह है कि नेतन्याहू को खुद फायदा है कि टकराव चलता रहे, खासकर लेबनान में। इसलिए उनके पास सीज फायर को खराब करने की वजह है ताकि वो सत्ता में बने रहें और जेल जाने से बचे रहें। और जैसे मैंने बताया, इसके जरिए अमेरिका को भी ईरान एक संदेश दे रहा है। और वो संदेश क्या है? अमेरिका की इकोनॉमी डूब सकती है अगर वो नेतन्याहू को डिप्लोमेसी खत्म कर देता है। यह एक चेतावनी है कि अगर सीज फायर टूटा तो खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्ध का खतरा बढ़ेगा, जिससे तेल के दाम, शिपिंग, इंश्योरेंस और पूरी वैश्विक यानी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। वो अमेरिका के अंदर की कुछ आवाजों का हवाला देकर यह भी कह रहे हैं कि वॉशिंगटन में भी लोग समझते हैं कि लेबनान वाला मोर्चा डील को बिगाड़ सकता है। फिर भी अगर अमेरिका नेतन्याहू के साथ जाता है तो वो अपनी ही आर्थिक रणनीतिक हितों के खिलाफ जा रहा है। अब आपको समझना पड़ेगा कि डिप्लोमैटिकली ईरान किस तरह से खूबसूरत खेल खेल रहा है। सबसे पहले वो ये कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतन्याहू की छवि को कमजोर किया जाए। कैसे? गौर फरमाएं। उसके राजनीतिक बचाव को जेल से बचने से जोड़कर ईरान नेतन्याहू को एक भ्रष्ट और घिरे हुए नेता के तौर पर दिखाना चाहता है, न कि कोई भरोसेमंद सुरक्षा पार्टनर। इससे यह नैरेटिव बनता है कि इस्राएल के हमले सुरक्षा नहीं बल्कि एक व्यक्ति के निजी बचाव की कोशिश है। और यही बात मैं बार बार अपने मंच पर कहता रहा हूं कि नेतन्याहू ने गजा में 70,000 लोगों को इसलिए मार दिया क्योंकि इस व्यक्ति को अपनी गर्दन बचानी थी।
ने लेबनान में भी लगातार जो लोगों को, बेकसूर लोगों को नेतन्याहू मार रहे हैं, उसके पीछे भी वजह साफ है। और सबसे बड़ी बात, इसके जरिए कहीं ना कहीं ईरान जो है अमेरिका यानी कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं और इसके जरिए वो अमेरिका और इस्राएल के बीच दूरी बनाना चाहता है। कैसे? गौर फरमाएं। वो अमेरिका के हितों को नेतन्याहू के हितों से अलग दिखाकर अमेरिकी नेतृत्व को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि नेतन्याहू एक बोझ है, सहयोगी नहीं। मैसेज साफ है, अगर तुम नेतन्याहू के लिए सीजफायर तोड़ते हो तो आर्थिक नुकसान की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर सीजफायर टूटता है तो उससे पहले एक जमीन तैयार कर रहा है ईरान, जिसमें पूरा दोष अमेरिका पर मढ़ा जा सके। सरल लफ्जों में, अगर सीजफायर टूटे तो पहले से कहानी सेट करना। कैसे? गौर फरमाएं। ईरान पहले से यह फ्रेम बना रहा है कि अगर बात बिगड़ी तो वजह नेतन्याहू ने डिप्लोमेसी खत्म की, अमेरिका ने साथ दिया होगी। इससे यूरोप, ग्लोबल साउथ और घरेलू दर्शकों में यह दिखाया जा सकेगा कि हम शांति चाहते थे लेकिन युद्ध चुना। और सबसे बड़ी बात, ईरान हर सूरत के लिए तैयार होने की बात कह रहा है, क्योंकि आपको गौर करना पड़ेगा उनकी इस पंक्ति पर, उनके बयान की इस पंक्ति पर, जिसमें आरागची कहते हैं यह बेवकूफी होगी लेकिन हम तैयार हैं। यह एक किस्म का क्लासिक डेटरेंस है, यानी कि अमेरिका को कहना कि तुम पैर पे कुल्हाड़ी मारो, खाई में कूदो, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, मगर तुम जो भी करोगे हम उसके लिए तैयार हैं। क्या कहता है ईरान? मतलब ईरान सीजफायर चाहता है लेकिन अगर फिर से टकराव हुआ तो वो झेलने और जवाब देने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात, नेतन्याहू का जो भ्रष्टाचार का केस है, 3 करप्शन केसेस है, उससे ईरान जो है वो दबाव के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ट्रायल की तारीखों की बात करके ईरान यह दिखा रहा है कि वो अपनी डिप्लोमेसी और जानकारी फैलाने की रणनीति इन्हीं मौकों के आसपास सेट करेगा। इससे इस्राएल के विपक्ष और विरोध प्रदर्शन करने वालों को ताकत मिलती है, जो कहते हैं कि युद्ध के फैसले एक ऐसे पीएम ले रहे हैं जिनका खुद का हित, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है और वो अपनी जान बचाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका और इस्राएल के लिए एक और बुरी खबर आई है। आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यहां पर अब्बास अरागची और साउथ कोरिया के विदेश मंत्री को देख रहे हैं। आप जानते हैं साउथ कोरिया अब ईरान अपना एक दूत भेज रहा है। खबर क्या है? गौर फरमाएं। यह फैसला ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और उनके साउथ कोरियाई समकक्ष चो युन के बीच फोन बातचीत के बाद लिया गया, क्योंकि फारस की खाड़ी में साउथ कोरिया की कंपनियों के 26 जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, यह एक सामान्य घटनाक्रम नहीं है। साउथ कोरिया संबंध बेहतर बना रहा है। अब खबर यह भी आ रही है कि कम से कम 6 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये जो 6 जहाज गुजरे हैं, इनमें से एक भी ऐसा देश नहीं है जो अमेरिका के करीब है। यानी कि ईरान तय कर रहा है कि कौन सा जहाज जाएगा, लिहाजा अब तमाम देश ईरान के साथ संबंध बेहतर कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर अमेरिका और इस्राएल दोबारा ईरान पर हमला करते हैं तो दुनिया में वो और अलग थलग पड़ जाएंगे। और ये जो साउथ कोरियन यात्रा हो रही है ईरान की, इसके मायने क्या हैं ये भी आप समझिए दोस्तों। इसका मतलब यह है कि साउथ कोरिया आखिरकार ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा देगा और बदले में उसे यह इजाजत मिलेगी कि वो ईरान से तेल और गैस की सप्लाई लेने के लिए उससे भुगतान कर सके। जब साउथ कोरिया ऐसा करेगा तो बाकी कई देश भी यह तरीका अपनाएंगे, लेकिन उन्हें ईरान की जमी हुई संपत्तियां भी अनफ्रीज करनी पड़ेंगी। अमेरिका के पास बहुत खराब विकल्प बचे हैं। अगर वो फिर से युद्ध शुरू करता है तो जो भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है वो भी तबाह हो जाएगा और 20 साल में भी वो जीत नहीं पाएगा। और अगर अमेरिका इसे मान लेता है तो फिर खाड़ी इलाके में उसके बने रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसकी मौजूदगी उसकी बेइज्जती का संकेत होगी, और अगर वो वहां से निकलता है तो ईरान और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। यानी कि जो जो देश अब ईरान के पास जा रहे हैं, नंबर 1, उन्हें ईरान पर से आर्थिक प्रतिबंध हटाने पड़ेंगे, संपत्तियों को अनफ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है साउथ कोरिया जो जा रहा है, ईरान ऐसे ही उसको जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं देगा। वो कहेगा आप आर्थिक प्रतिबंध हटाइए, व्यापार शुरू कीजिए। और आप जानते हैं ईरान ने एक बहुत ही खूबसूरत संदेश भारत को दिया है।
क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप के दबाव के चलते भाजपा सरकार ने ईरान के साथ जो चाबहार बंदरगाह परियोजना थी उस पर फुल स्टॉप लगा दिया था। आज एक बार फिर ईरान अपनी बाहें फैलाकर भारत को कह रहा है कि आओ तुम एक कदम बढ़ाओ। उन्होंने दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो जारी किया जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इस वीडियो के जरिए ईरान कह रहा है कि चाबहार जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां पर मरुस्थल समुद्र से मिलते हैं, और इसके जरिए ईरान भारत को संदेश दे रहा। आप इसके मायनों को समझते हैं? क्योंकि ट्रंप के दबाव के चलते भाजपा सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने तेल खरीदना बंद कर दिया। ट्रंप के दबाव के चलते चाबहार बंदरगाह परियोजना पर हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अब ईरान इस पर भारत को ताने नहीं मार रहा है, उसने एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो जारी किया है। कायदे से वो ताना मार सकता है क्योंकि यही ताना वो अन्य लोगों को मार रहा है जो अमेरिका और इस्राएल के साथ है। मगर ईरान भारत के साथ जो ऐतिहासिक संबंध रहे हैं ना, वो उसको जानता है, इसलिए उसने भारत को यह दोस्ताना संबंध जारी किया है इस वीडियो के साथ। वो कहता है, चाबहार पोर्ट ईरान की वो जगह है जहां रेगिस्तान समुद्र में मिलता है, एक छुपा हुआ जन्नत जैसा इलाका जिसके रंग आप तब तक यकीन नहीं करोगे जब तक आप खुद देख ना लो। बिल्कुल साफ, अनछुआ जादू। चाबहार पोर्ट की खूबसूरती की कुछ झलकियां। चाबहार ईरान और भारत की दोस्ती का सुनहरा पुल है। तो दोस्तों, एक तरफ साउथ कोरिया और कई देश ईरान के साथ संबंध बेहतर करना चाहते हैं। हॉर्मूज पर अब तक ईरान का टोटल कंट्रोल है। अब ट्रंप का यह ताजा बयान आया दोस्तों, जिसमें वो ईरान को धमका रहे हैं कि एक नया पैसा मत लेना। जी हां, आपकी स्क्रीन पर व्हाइट हाउस का यह बयान। There are reports that Iran is charging fees to tankers going through the Hormuz Strait. They better not be, and if they are, they better stop now. President Donald J. Trump. यहां पर राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान का हवाला दिया जा रहा है जिसमें वो ईरान को धमका रहे हैं कि सुना है तुम पैसे ले रहे हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के, बाज आओ ऐसा करने से। अब ईरान ने इस पर पलटवार किया है। क्या कहते हुए आपके स्क्रीन पर, भीख मांगना बहुत अडोरेबल है, बहुत क्यूट है, मगर हॉर्मूज की चाबी अब भी हमारे पास है। यानी कि ईरान कहीं ना कहीं एक ताना मार रहा है अमेरिका पर, भाई भीख मांगते रहो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्यूट है भीख मांगना, मगर ये मत भूलो हॉर्मूज की चाबी अब भी हमारे पास है। यकीनन दोस्तों, ईरान के अंदर 2000 लोगों को अमेरिका ने मार दिया है, इस्राइल ने मार दिया है। ईरान को नुकसान भी हुआ है। उसके ब्रिजेस, करज की वो तस्वीर आपको याद है किस तरह से उसके ब्रिज को तोड़ दिया गया। मगर आप अगर इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखें, दूरगामी परिणाम देखें, तो इसमें ईरान को फायदा दिखाई दे रहा है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, इस खबर को देखिए, ओवर 60 कंट्रीज ज्वाइन इंडोनेशिया टू कंडेम अटैक ऑन पीस कीपर्स इन लेबनान। यहां पर इस्राइल की आलोचना कर रहे हैं करीब 60 देश। इंडोनेशिया के नेतृत्व में 60 देश आलोचना कर रहे हैं कि तुमने लेबनान में पीस कीपर्स पर हमला किया, यह स्वीकार्य नहीं है। और इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि बेल्जियम, फ्रांस और स्पेन, इन तमाम देशों ने कहा कि लेबनान को भी सीज फायर में शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि इस्राइल पर दबाव बढ़ रहा है और किसी भी कीमत पर अमेरिका इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। बहरहाल, वॉर रूम में सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी दिखाई दिए थे और अब उनका बयान सामने आया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ईरानी सरकारी टेलीविजन ने नए सुप्रीम लीडर खामेनी का एक संदेश पढ़कर सुनाया जिसमें कहा गया कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका और इस्राइल की धमकियों के सामने अपने वैध अधिकारों को नहीं छोड़ेगा। सुनिए ईरानी स्ट्रेट टेलीविजन में उस खबर को किस तरह से सुनाया गया। حتما غرامت تک تک صدمات وارد شده و خونبهای شهیدان و دیه جانبازان این جنگ را طلب خواهیم کرد و حتما مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود. ما طالب جنگ نبوده و نیستیم، ولی به هیچ وجه از حقوق حقی خود دست نمی کشیم و در این جهت همه جبهه مقاومت را به طور یک پارچه در نظر داریم. दरअसल मुश्तबा खामेनी ने जो बात कही है ना, उससे आप जोड़कर देखिए अब्बास अरागची के तेवरों के साथ। यानी कि ईरान कह रहा है कि हम समझौता करेंगे और यह ऐसा समझौता होगा जिससे दुनिया भर को फायदा होगा, मगर हम ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे
जिसके जरिए हम अपनी इज्जत के साथ कोई समझौता करें। गौर फरमाएं मुश्तबा खामेनी ने क्या कहा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी ने अपने ताजा लिखित संदेश में कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक अमेरिका और इस्राएल के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपने देश के अधिकारों की रक्षा करेगा। सरकारी टेलीविजन ने गुरुवार को यह जानकारी दी। हमने युद्ध नहीं चाहा था और हम इसे नहीं चाहते, उन्होंने टेलीविजन पर पढ़े गए संदेश में कहा। यह बयान उनके पिता अयतुल्लाह अली खामेनी की 28 फरवरी को युद्ध के पहले दिन मौत के कुछ हफ्तों के बाद आया है। लेकिन हम किसी भी हाल में अपने वैध अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे, अपने लीगल राइट्स को नहीं छोड़ेंगे, और इस मामले में हम पूरे रेजिस्टेंस फ्रंट को एक मानते हैं। उन्होंने आगे कहा, यह इशारा साफ तौर पर लेबनान की तरफ था, जहां इस्राएल तेहरान के सहयोगी हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। इस हफ्ते ईरान ने अमेरिका के साथ 2 हफ्ते के एक नाजुक सीजफायर पर सहमति जताई है, जो आगे चलकर शांति वार्ता में बदल सकता है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी धमकियों के बाद आया। खामेनी ने ईरानियों से कहा कि वे न सोचें कि सीजफायर के बाद सड़कों पर उतरना जरूरी नहीं है। पब्लिक जगहों पर आपकी आवाजें बातचीत के नतीजों को जरूर प्रभावित करेंगी। और इसी मंच पर मैंने कई बार आपको दिखाया है कि किस तरह से ईरान की सड़कों पर लोगों का हुजूम सामने उभर कर आ रहा है। इसी बात का जिक्र मुश्तबा खामेनी कर रहे हैं कि सड़कों पर उतरिए, क्योंकि आप जो जोर आजमाइश कर रहे हैं इसका असर बातचीत पर पड़ रहा है। इस बीच हूती नेताओं ने भी इस्राएल को सख्त शब्दों में आलोचना जारी की है। आपके स्क्रीन पर यह हैं हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा है, अगर अमेरिका और इस्राएल के हमले जारी रहे तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ मिलकर मिसाइल और ड्रोन हमले और तेज किए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यमन ने लाल सागर रेड सी का इस्तेमाल अमेरिका और इस्राएल को ईरान के खिलाफ दुश्मनी वाले सैन्य ऑपरेशन के लिए करने से रोक दिया है। सुनिए। المشاركة في العمليات المشتركة مع المحور بالقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد العدو الإسرائيلي في إطار مسار تصاعدي واعد بالعمليات المفاجئة، بالمزيد من التصعيد، بالخيارات الكبيرة المؤثرة في إطار ما تقتضيه مراحل التصعيد، يعني ضمن خطة مدروسة تأخذ بعين الاعتبار أي مدى زمني للعدوان فيما يتعلق بجبهة اليمن، في حضورها الرسمي والشعبي، وفي إسهامها العسكري الذي كان من أهم نتائجه المنع للعدو الإسرائيلي والأمريكي من الاستخدام العسكري للبحر الأحمر في الأعمال العدائية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وضد دول المحور। तो देखा आपने किस तरह से यहां पर हूथी जो हैं वो इस्राएल को चेतावनी दे रहे हैं। तो यकीनन दोस्तों इसमें दो राय नहीं है कि अमेरिका हर तरफ से घिरा हुआ है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस अब भी इस्राएल और अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर ट्रंप और नेतन्याहू के तेवरों से साफ हैं कि उनके लहजे में गंभीरता नहीं है। ईरान बहुत ही खूबसूरती से यह डिप्लोमेटिक खेल खेल रहा है, जिसका सामना कैसे किया जाए अमेरिका को समझ ही नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि जंग में अमेरिका और इस्राएल ईरान को हरा नहीं पाए, और अब डिप्लोमैटिकली ईरान साफ तौर पर जीतता हुआ दिख रहा है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।